आप सबको जय गणपति की। मैं अलका धवन। सीमा जी, पहले हम लोग इन लोग का इंट्रोडक्शन ले लें या मैं स्टार्ट करूं? पहले आप दे अ, दीजिए। नहीं, आप अपना इंट्रोडक्शन एक अच्छा, बार दीजिए अलका जी। मैं बता दूं। ठीक है, ठीक है। मैं वैसे ग्वालियर से हूँ और मैंने BHSC किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है। और मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी में अचानक ही आ गई। और वैसे आप लोग भी देखिएगा कि जब हमारा दशा गोचर, जो मेरा सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं उसी से कनेक्ट कर रही हूँ। जब तक वो नहीं आते ना फेवरेबल, अपन सोचते रहते हैं और नहीं आ पाते। लेकिन मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। बस कभी राशि देख ली, मुझे नाम भी नहीं पता थे राशियों के। बस नाम पता थे, सीक्वेंस नहीं पता था। लेकिन मैं आई और फिर जब मैं आई तो आप लोगों को बता रही हूँ सच में कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, ये मैंने क्या कर लिया, कि मैं क्यों आ गई इसमें। इतना पढ़ना पड़ रहा है। मुझे लगा कि जाएंगे और गुरुजी बता देंगे और हम लोग सीख जाएंगे, बस प्रिडिक्शन करने लगेंगे। लेकिन फिर ऐसा जुनून आया, ऐसा जुनून आया मेरे पे कि मैं मतलब पूरी रात रात को एक एक दो दो बजे तक सारी बुक्स खोल के और बैठी रहती थी। आजकल तो क्या आप लोग ऑनलाइन आ गए हैं, और उसमें होता क्या है कि आप लोग जैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, क्वेश्चन कर लिए, हम आंसर आ गए। लेकिन उस समय हम लोग वीकली मिल पाते थे एक बार, तो तब तक हम भूल भी जाते थे कि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें कहाँ क्वेरीज आ रही थी। उस समय फिर क्या, मैं बुक्स ले लेके खोल खोल के पढ़ती रहती थी कि अगर ऐसा लिखा है तो इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों है। और यही मैं आप लोग को कहूंगी कि हर चीज का लॉजिक ढूंढिए। कुछ बातें हैं जो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं कैसे आई। फिर मेरे को बस ऐसा जुनून आया, मैंने और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो हमारे गुरुजी का ये कहना था कि किसी में स्पेशलाइजेशन करिए। और मैं बहुत पहले से, मुझे ये दशा गोचर पढ़ाना, कुंडलियों पे लगाना बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं बहुत जल्दी लगाने लगी थी। जब मैं बिल्कुल पहले क्या, एक तो मैं बड़ी लेट आई क्योंकि मेरे को, मेरी कोई फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था, मेरा बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी के। तो मेरे को ये लगा कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, और मैंने किसी से बताया नहीं। मैंने 1 या 2 सेमेस्टर तक मैंने डिस्क्लोज नहीं किया कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ। मैं इतना डरती थी कि पता नहीं क्या है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, सब कहेंगे कि ये क्या, कहाँ चली गई। तो मेरे पास कुंडलियां नहीं होती थी, और मैं बस कैसे भी करके अरेंज करके इधर उधर से देखती रहती थी और उस पर फिर मैं लगाती थी। मैं आपको बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। फर्स्ट कुंडली मैंने देखी, मेरे सामने एक घर में रहती थी, तो उसके देवर की शादी नहीं हो रही थी। और वो आज भी मुझे ध्यान है, वो 100 रुपीज लेके आई मेरे पास और उसने कहा आप देखो। और मैंने उसका बस 7th हाउस देखा और 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा था। मैंने कहा बहुत जल्दी आपके देवर की शादी पक्की हो जाएगी, और आप ना इसको उनको बोलिए कि वो मन टिकाए, वो मन नहीं टिकाते हैं, हर एक को मना कर देते हैं। ऐसा करके मैंने कहा, और 3-4 दिन में बोली कि मिठाई लीजिए, मेरे देवर की शादी पक्की हो गई है। अप्रैल में उसकी शादी थी। हम लोग जो सारे पढ़ते थे हम क्लास में, सबने, हमने अष्टक लगाया, सब कहते थे मैडम देखना इसकी शादी नहीं होगी, किसी ना किसी तरह से ये शादी कैंसिल हो जाएगी। मैं कहती थी शादी होगी, बस एक, मतलब वो जो 14 अप्रैल या क्या अप्रैल था, मेरी जान निकलती रही कि मैं, ये शादी होगी कि नहीं, मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी वो। आखिर शादी हुई, बच्चे भी हुए, अभी तक हैप्पी मैरिड लाइफ है उनकी। तो इसीलिए ये शुरू से मुझे था कि मैं दशा गोचर बहुत लगाती थी, और इसीलिए मेरे को इंटरेस्ट आया, फिर मैं इसमें पढ़ाने लगी। और अब मैं, यही मेरा सब्जेक्ट है, इसी को पढ़ाती हूँ। जबकि कहते ही हैं, मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि ये कहा जाता है कि गोचर 44% इफेक्टिव होता है, लेकिन मैंने 33% थोड़ी लेकिन मैंने ये देखा है कि लगाया है तो गोचर काफी इफेक्टिव है, और एकदम से क्विक रिजल्ट देता है, क्विक प्रिडिक्शन आती है इससे, गोचर से। तो मेरा ये रहेगा कि मैं आप लोग को अच्छे से सिखा पाऊं। जो मेरे पास ज्ञान है, हस्त नक्षत्र की हूँ इसीलिए मेरे ऋणानुबंध है कि मुझे ज्ञान है उसको बांटना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग को अच्छे से अच्छा सिखा पाऊं और एक इंटरेस्ट क्रिएट कर पाऊं पढ़ाने में। और इंटरेस्ट कर, मेरा ये कहना है, एस्ट्रोलॉजी को कभी भी ऐसे मत पढ़िए कि हमें पढ़ना है। एस्ट्रोलॉजी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। हर चीज में एस्ट्रोलॉजी देखिए। अगर आप टीवी देख रहे हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी देखिए, बुक देख रहे हैं उसमें लगाइए, किसी के घर गए हैं उसमें लगाइए।
अगर आपके घर कोई आया है, उसमें देखिए, जैसी प्लेनेट को देखिए, और आपको धीरे-धीरे ये हम लोग को समझ में आने लगता है कि ये बंदे की लग्न क्या होगी, इसका नेचर क्या होगा। फ़ोन पे बात करते हैं, तो हम समझ जाते हैं, फ़ोन पे बात करने के ढंग से हम समझ जाते हैं। इस तरह से अगर एस्ट्रोलॉजी को के साथ जीने की आदत डाल लेंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एक जो हम लोग ये कहते हैं ना कि कठिन है, कुछ भी नहीं लगेगा। एक हँसते-हँसते, जैसे हमने टैरो का सफर तय किया, जो आज तक आप लोग याद करते हैं, ऐसे ही मैं चाहूंगी कि हम दशा गोचर का सफर भी तय करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोग को सिखा पाऊंगी। लेकिन इसमें मुझे आपका भी सहयोग चाहिए। आप लोग मेरे साथ सहयोग देंगे तो मैं सिखा पाऊँ। तो इसी के साथ ही जय गणपति की। अब आप लोग अपना-अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, और फिर मैं आपको कोर्स के बारे में बताती हूँ। तजिंदर जी ले लीजिए एक-एक का नाम लेके इंट्रोडक्शन। जी मैम। शेफाली गोयल जी, प्लीज अनम्यूट। एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो भी एक बार अपना वो ऑन कर लेंगे ना, तो इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। शेफाली गोयल जी। नीतू जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। शेफाली जी आ गई हैं। शेफाली जी आ गए जी। शेफाली जी प्लीज। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है मैम, आ रही है। नमस्ते मैम, मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन करा, बट इट वाज नाइस। जो लाला आपका जो आपने बताया कि आप गोचर का बहुत महत्व देती हैं, एंड उस सब को सीखने में आई एम इंटरेस्टेड। आपके साथ जर्नी आई थिंक इट वुड बी वेरी नाइस, एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बट इतनी प्रेडिक्शन नहीं कर पा रही हूँ, तो आपके साथ आई होप कि मैं आगे अच्छी प्रेडिक्शन कर पाऊँ। जी गुड। नीतू सिंह जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नीतू जी। मैम मेरा नाम नीतू सिंह है, और मैं पिछले 2 साल से ऑकल्ट की फील्ड से रिलेटेड हूँ। मैंने पहले न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोलॉजी सीखी, और ऑलमोस्ट लगभग 1 साल से वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ। और इससे पहले मैं केपी एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज ली है। और बस मैम पालीवाल सर से भी हमने आशीर्वाद ले रखा है, उनसे सीखा है, थोड़ा अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, और आशा करते हैं कि आगे ये नॉलेज बढ़ती रहेगी। थैंक यू नीतू जी। डॉक्टर हनुमंत जी। नमस्ते मैडम। डॉक्टर हनुमंत डोलस, कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन, नासिक, महाराष्ट्र से। मेरी हॉबी है एस्ट्रोलॉजी। मैंने सब विधाएं कर सीख रखी है एस्ट्रोलॉजी की, और आज आपसे पहली बार रूबरू होने का मौका हासिल हो रहा है। और जो मेरी हर किसी से मतलब कुछ ना कुछ हम ले सकते हैं, ज्ञान हर कोई दे सकता है। तो आपसे भी आपका इतना जो तजुर्बा और अनुभव देखते हुए, और आपकी ज्ञान की जो महत्ता है वो देखते हुए, मैं चाहूंगा कि आपसे भी एक अनूठा ऐसा ज्ञान ले सकूं और अपने ज्योतिष ज्ञान में बढ़ावा कर सकूं मैडम। धन्यवाद। थैंक यू सर। नरेन जी। हाँ नमस्ते मैम। बेसिकली मैं नरेन प्रेम फ्रॉम जयपुर। बेसिकली मैं हीलिंग मॉडलिटीज में हूँ, मल्टीपल हीलिंग मॉडलिटीज में फॉलो करता हूँ, और जयपुर में सेंटर है मेरा, हीलिंग सेंटर है। एस्ट्रोलॉजी अभी रिसेंटली मैंने सीखना चालू किया, पालीवाल सर से बेसिक और प्रेडिक्टिव किया है, और ज्यादा मतलब इतना मुझे नॉलेज, बट मैं अभी सीखना चालू किया है। मेनली आई एम इनटू हीलिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू नरेन जी। अनुभव मैम। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू मैम। जैसे सबने बोला कि पालीवाल सर से मैंने भी आशीर्वाद दे रखा है। मैं अनुपमा हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी है अरविंद सूद जी से और राजीव लीला रमानी से। थोड़ा सा बुक्स भी पढ़ने का शौक बहुत है, और पालीवाल सर से बेसिक और प्रेडिक्टिव सीखा है। बहुत अच्छा सिखाया सर ने, मतलब बहुत ही जैसे होता है ना प्यारे प्यारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते, वैसे ही सर ने कोई भी क्वेश्चन होता था हमारा तो बड़े अच्छे से सिखाया।
कभी ये नहीं बोला नहीं नहीं ये इस क्लास का टॉपिक नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, अपना बीच में रुक के बड़े प्यार से सिखाया। और आपका जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन सुना तो एक वर्ड मुझे ध्यान रह गया, ऋणानुबंध। तो जिस तरह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो ये ज्ञान देने के लिए, वी आर लर्निंग फ्रॉम यू ऑल्सो मैम। इतना हम्बली मुझे लग रहा है आप सिखाएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुनीता गुप्ता जी। सुनीता गुप्ता जी प्लीज अपना आप इंट्रोडक्शन देंगे। शालिनी शर्मा जी। नमस्ते मैम। मैम के बारे में क्या बोलूं, वो तो बेस्ट है। मैं तो कंफर्म ज्वाइन करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज मधुसूदन जी। Sir, my name is Balsan from Hyderabad. Actually, I'm just learning astrology, sir. For also जो prediction course करा था. Just a habit of learning the courses, new courses. I'm just driving, so I couldn't on the camera, sir. Okay, no issue, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Preeti Somaiya ji, can you please unmute and please give your introduction? Hello, sir. I'm Preeti Somaiya from Mumbai. I'm very keen to learn this Dasha and Gochar from you. Okay, ma'am. I'm practicing numerology and astrovastu. प्रीति जी, शायद हम लोगों की कभी व्हाट्सएप पे 1-2 पॉइंट पे बात भी हुई है शायद हमारी। हाँ, आपसे। हाँ, राइट। मुझे ऐसा कुछ याद आया। यस। हाँ, यस। 1-2 और किसी जो गर्ल कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई गर्ल थी शायद आपकी परिचित। सॉरी, कोई फिल्म इंडस्ट्री या मीडिया में, सॉरी, कोई फिल्म इंडस्ट्री से कोई लड़की थी ना आपके नॉलेज में, आपके संपर्क कांटेक्ट? नहीं सर। या वो एडवर्टाइजमेंट में थी, कुछ ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है शायद, तो मैं भूल रहा हूँ। एनीवे सर, कोई बात नहीं, बाद में हम देख लेंगे। हाँ, ये राजीव भाटिया जी। राजीव भाटिया जी प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। नोएडा से बोल रहा हूँ। ओके सर। दानिश रावत जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। यमुनानगर हरियाणा से। ओके सर। एक हनी जी हैं, हनी वी। हनी वी जी। सर नमस्कार, मैं एक्चुअली सॉरी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मैम की मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन सुनी है और मुझे लगा है कि मैम मेरे लिए बहुत परफेक्ट मैम रहेगी सीखने के लिए, तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूँगा सर। जी सर, थैंक यू सर। ओके, आई थिंक हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, मैडम को थोड़ा ब्रीफ बता दें। हाँ जी अलका जी, आप अपना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है। देखिए, जो मेरे पास ये हमारा सिलेबस है ना, उसके बारे में बताती हूँ। जो फर्स्ट डे हम लोग जो कवर करेंगे वो प्लैनेट्स, भाव और राशि। 9 प्लैनेट, भाव, 12 भाव और राशि, इसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि बहुत लोग आप लोग में से जानते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे होंगे एस्ट्रोलॉजी का, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। उसके बाद में है दशा और ट्रांजिट का रिलेशन कैसे होता है। देखिए, मैं आप लोग को बताऊं, दशा और ट्रांजिट जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, हमें 3 चीजें, और ये आप लोग को बता रही हूँ, हमारे
कर्मा है वो 7 तरह से बताए गए, लेकिन उसमें भी पॉइंट्स है जिसमें ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आप लोग को बता रही हूँ। जो पहला फर्स्ट है वो है कायिक, वाचिक और मानसिक। तो कायिक क्या है, जो हम कर देते हैं। जैसे आपको किसी पे गुस्सा आया और आपने उसको चांटा मार दिया, उससे क्या होगा, वो आपको अगर मारेगा नहीं तो कुछ ना कुछ तो जरूर कहेगा, बोलेगा। कुछ भी सामने नहीं कहेगा तो पीछे जाके जरूर कुछ बोलेगा कि इसने मुझे मारा। सेकंड होता है वाचिक, जो हमने किसी को कुछ बोल दिया और ये बात एकदम फैक्ट है कि उसमें भी वो अपने को कुछ ना कुछ जवाब जरूर देगा, हमारे सामने नहीं देगा तो बाद में देगा। थर्ड होता है मानसिक। मानसिक में हम मन से किसी का बुरा चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा अपने लिए हमारे लिए जो प्रॉब्लमेटिक होता है वो मानसिक होता है, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं चला कि हमने उसके बारे में क्या सोचा और उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो हमारे जो कर्मा थे जो वो बिल्कुल भी कट नहीं पाए, तो वो होता है। सेकंड हमारे होते हैं संचित, प्रारब्ध और आगामी। तो संचित कर्मा जो होते हैं वो ये है कि हमने कभी भी कोई कर्म किए जो हमने बीज लगा दिया, उसका हमें कहीं ना कहीं जो अच्छा या बुरा परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। दूसरे होते प्रारब्ध, जो हमने इस जन्म में भुगतने हैं, और आगामी जो हम अभी कर रहे हैं और इस जीवन में करते आए हैं, करेंगे, वो हमारे सारे जो स्टॉक होते जाएंगे। ये 2 तरह के कर्म है, 7 तरह के होते हैं, जिन ये मैंने आपको जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो बताया। जो हमारे संचित कर्म होते हैं वो हमारी कुंडली में योग की तरह आ जाते हैं। जो योग है, देखिए तीनों चीजें बहुत कनेक्टेड है। पहले योग, दशा और गोचर, ये तीनों चीजें एकदम से एक दूसरे से कनेक्ट होती हुई आगे चलते हैं। हम लोग प्रिडिक्शन में इन तीनों चीजों को लेते हैं। अगर हमारी कुंडली में योग है, जो हमारे संचित कर्म है, योग आ गए, लेकिन प्रारब्ध दशा हमें सही समय पे सही मिलनी चाहिए। मान लीजिए किसी को शुक्र की दशा मिली 80 इयर्स में, 85 इयर्स में, बताइए आप उसका क्या यूज रहेगा? क्योंकि आप लोग सब समझते हैं कि शुक्र किस टाइप का प्लेनेट है ना। उसके बाद में जो वो होते हैं अपने संचित कर्म, जो वो योग आ गए, दशा हमें फेवरेबल मिल जाए, हमारे जन्म के समय कौन सी दशा मिलेगी ये भी हमारे प्रारब्ध डिसाइड करते हैं कि हमें अच्छी दशा मिल जाए। कौन सी दशा जीवन में किस समय आनी है वो दशा हमें मिल जाए। तो इसीलिए दशा का बहुत इंपॉर्टेंस है, वो भी अपने। और फिर उसके बाद गोचर, ट्रांजिट क्या है, दशा फेवरेबल आ जाए, गोचर फेवरेबल आ जाए तो इवेंट हो जाता है। आप बिल्कुल कह सकते हैं फलित करते समय, जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, कि बिल्कुल आप कह सकते हैं सिर्फ अपने जो कर्म है, क्योंकि हम कर्म योनि में हैं, हमारे कर्म हमें कर दें तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि वो इवेंट जरूर हो जाता है, अगर हमें दशा और ट्रांजिट दोनों मिल गए। और तीसरी बात है योग है, जैसे एक पंखा है, इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए और उसका स्विच भी होना चाहिए। लाइट हो, पंखे का स्विच हो और पंखा हो, तभी वो चलेगा। ठीक है, इसी तरह से ये तीनों को कनेक्ट करते हैं और ये बहुत अच्छा कनेक्शन होता है दशा और ट्रांजिट का। ये मैं आप लोग को बताऊंगी दशा और ट्रांजिट कैसे। फिर ये होता है महादशा, अंतरदशा, महादशा। एक्चुअली में दशाएं 44 तरह की होती है जो मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ, लेकिन हम लोग बहुत थोड़ी दशाएं, मेन हमारी विंशोत्तरी दशा है। और विंशोत्तरी दशा क्यों यूज करते हैं ये भी मैं बताऊंगी। योगिनी दशा है, अष्टोत्तरी दशा है, षष्टिहाइनी दशा है, ये सारी दशाएं होती हैं 44 तरह की, लेकिन वो इतनी इसीलिए नहीं इफेक्टिव होती है। आज के कलयुग में ये जो दशा है, मंत्रेश्वर जी ने कहा है, जो विंशोत्तरी दशा को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। अब दशाएं होती हैं, उनमें महादशा होती है, उसमें अंतरदशा होती है। हर प्लैनेट की महादशा फिक्स ईयर्स फिक्स होते हैं कि किसको, केतु को है तो 7 साल मिलने हैं। हर प्लैनेट के हमें फिक्स ईयर्स मिलते हैं, टोटल 120 ईयर, मतलब इंसान की उम्र 120 साल मानी गई है, जिसमें विंशोत्तरी दशा को 120 साल का लिया गया। ये अपन लोग पढ़ेंगे
महादशानाथ कौन से भाव में है, महादशानाथ से अंतर देखिए, कोई भी महादशा, आप लोग जैसे ही कोई महादशा आती है ना, हम लोग के पास इतने क्वेश्चन आते हैं कि मेरी ये महादशा आ गई, मेरी ये हो गया, लेकिन महादशा कभी भी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालती। इसमें छोटी छोटी जो अंतरदशाएं आती हैं, हमें उनको देखना है। नहीं तो ये बताइए, आज आप लोगों ने हमेशा सुना होगा आजकल इंसान बहुत दुखी रहता है कि मैं ये दुखी हूँ, वो दुखी हूँ, लेकिन भगवान ने, ऋषि पाराशर जी ने, भगवान ने जब उन्होंने दशाएं को ईयर्स दिए, तो शनि की दशा 19 साल की और शुक्र की दशा 20 साल की, उन्होंने भी 1 साल सुख का हमें ज्यादा दिया है। तो इस तरह से हर प्लेनेट को दशाएं बांटी, ईयर्स बांटे गए कि इतने ये फिक्स हैं। और महादशानाथ हमारा कहाँ है, महादशानाथ से हम अंतरदशानाथ की स्थिति देखेंगे। उस समय जब जो महादशानाथ है, जिस प्लेनेट की हमारी महादशानाथ चल रही है, उसको हम लग्न बना लेंगे, जिसको हम बोलते हैं दशा लग्न। उससे फिर हम उसको लग्न बना के कुंडली को रोटेट करके और दशानाथ से अंतरदशा प्रत्यंतर दशा को इस तरह से हम प्रिडिक्शन करेंगे कि कौन सी शुक्र में शनि, शनि में सूर्य, किस दशा, कौन सी दशा हमें क्या अच्छा देगी, क्या बुरा देगी, ये हम सब प्रिडिक्शन करेंगे कि एक एक हाउस में जहां जहां अपना महादशानाथ है और अंतरदशानाथ है, वो कैसे अपने को फल देगा। और इसमें मैंने ये बता ही दिया कि अपन ये देखेंगे कि दशाएं कौन, कितने ईयर्स हैं, कितने दशा कौन सी है, प्लेनेट कहाँ है, महादशानाथ, अंतरदशानाथ, इसकी 5 होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राणादशा। इवेंट के हिसाब से हम दशा को देखते हैं। अगर आपके पास कोई आया, वो कह रहा मेरा इंटरव्यू है, मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं, उस समय हम प्राणादशा की ओर जाएंगे। अगर हमें किसी का देखना है कि शादी कब होगी, हम अंतरदशा निकालेंगे और उसके बाद हम प्रिडिक्शन करेंगे। फिर प्रत्यंतर दशा तक भी जाएंगे, तो हम इवेंट को देखते हुए दशाओं से प्रिडिक्शन करते हैं, इवेंट और फिर दशाएं कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद में हम गोचर लगाते हैं, ट्रांजिट लगाते हैं। मैं अपनी क्लास में एक लास्ट टाइम में एक फॉरेन में एक डॉक्टर थे, हस्बैंड वाइफ डॉक्टर, उसकी डिलीवरी थी, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि इसकी ड्यू डेट इतनी से इतनी है, अब आप इसकी डिलीवरी डेट निकालिए। और उन लोगों ने निकाल के दी, 2-3 दिन का अंतर आया, लेकिन बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं अपन इनको। इसी तरह से अपन कोई इवेंट है, जैसे हमारा है कि हमें जॉब कब मिलेगी, किसी जातक की शादी कब होगी, ये सब अपन इसमें कवर करेंगे। फिर जैसे कोई दशा है, मान लीजिए शनि में शुक्र की दशा है, अब शनि और शुक्र एक बार आप देखेंगे तो ये लगेगा कि ये तो दोनों आपस में मित्र हैं, है ना, तो इनकी दशा अच्छी जानी चाहिए। लेकिन शनि में शुक्र की दशा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसका भी लॉजिक है क्या, शनि और शुक्र मित्र होने के बावजूद भी इनके नेचर में बहुत ज्यादा अंतर है। जहां शुक्र भोग विलास और ऐश्वर्य है, शनि वैराग्य है ना। तो ये अगर कुंडली में, फिर उसके बावजूद भी हम ये देखेंगे कि कुंडली में उन दोनों का, हमारे नेटल चार्ट में उन दोनों का संबंध कैसा है, कैसा रिलेशन है, वो नवम पंचम है, षडाष्टक है, द्विद्वादश है, कैसे बैठे हैं, उस हिसाब से हम दशा को प्रिडिक्ट करेंगे कि ये दशा कैसी जाएगी। कभी भी एक प्लेनेट को देख के एक भाव में हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं प्रिडिक्शन, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, ध्यान रखिए, हमेशा एवरेज पे चलती है। एवरेज देखेंगे हम उसका क्या है, और उसके बाद हम प्रिडिक्शन करेंगे। और मेरी आप लोग से, आप अगर अभी बिगनर हैं या जो करते भी हैं, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी कुंडली में नेगेटिव चीजें ना निकाल के पॉजिटिव निकालिए। जो भी इंसान एक एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, वो अपने आप में परेशान ही होता है। अगर, क्योंकि आप लोग को यह भी पता होगा कि एस्ट्रोलॉजर्स को देवज्ञ कहा गया है, उनके मुंह से निकली बात सच हो जाती है। तो हमें उसको, अगर हम किसी कुंडली में नेगेटिव देख रहे हैं, तो उसको हमें आध्यात्म से जोड़ देना चाहिए। जो मैं करती हूँ वो आप लोग को बता रही हूँ कि मैं कभी भी किसी को, अब जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे रिलेटिव हैं, वो तो कई बार ये कहते हैं कि
आप सही बता देना, आप बताते नहीं हो, कुछ गलत होता है तो मैं कहती हूँ क्यों सुनना चाहते हो गलत? मैं आप लोग को बता रही हूँ ना। अच्छा, अगर मैं कोई रेमेडीज बता रही हूँ इसका मतलब कुछ है, और मैंने उसको देख लिया और मैंने उसको रेमेडीज के जरिए उस चीज को सुधारने की कोशिश की है। कितना सुधार पाएंगे? तलवार लगनी है तो सुई लगेगी, चाकू लगेगा, एक एस्ट्रोलॉज डेस्टिनी तो नहीं बदल सकता है ना। फिर भी कोशिश करते हैं कि हम कुछ सुधार सके। ये हम दशा में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम ट्रांजिट है, ट्रांजिट का जो है इसमें हमें दशा में काफी और भी है इसमें। हाँ, विंशोत्तरी दशा से इवेंट का एनालिसिस, ये मैंने आप लोग को बताया कि इवेंट एनालिसिस जैसे एजुकेशन है। आजकल आप लोग जब कुंडली देखेंगे ना तो करियर, रिलेशनशिप, आजकल कोई मकान, गाड़ी ये सब नहीं पूछता, बस यही क्वेश्चन आते हैं। और उसके ये अपने को यही अपन दशा से सीखेंगे कि कब ये समय आएगा, फॉरेन ट्रेवल कब करेगा, फॉरेन सेटलमेंट का है योग क्या नहीं है, ये सब चीजें अपन उससे सीखेंगे। फिर उसके बाद में दशा के ट्रांजिट के हिसाब से दशा को लगाते हुए अपन प्रिडिक्शन करेंगे। ये मैं बताऊंगी आपको कि गोचर अगर आप कहते 33 है तो क्यों है, कैसे अपन काउंट करते हैं, ये सब बताऊंगी। उसके बाद गोचर का एक मेन वो है शनि की 7.5। शनि की 7.5 एक आजकल बहुत ही ज्यादा एक सुनने में आने वाला शब्द है। जैसे अभी शनि 17 जनवरी को चेंज हुए थे, सुबह से फोन आने शुरू हो गए थे, मैडम वीडियो वो टीवी में ये आ रहा है, पेपर में ऐसा आ रहा है, हम तो जॉब चेंज करने वाले थे, फिर हम करें कि नहीं करें, ये सब चीजें। लेकिन ये तो सोचिए कि शनिदेव, ठीक है आप कुंडली में स्थिति देखेंगे, लेकिन 30 साल बाद अगर आप कहीं बहुत जिस चीज जगह को आप बहुत पसंद करते हैं और वहां बहुत दिनों बाद जाएंगे तो खुश होंगे ना, चीयर अप होंगे। ये प्लैनेट को फ्रेंडली लीजिए कि 30 साल बाद वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं तो थोड़ा सा उनको एडजस्ट तो होने दीजिए। इतना हंगामा मच जाता है कि उनकी 7.5 शुरू होगी, अब तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक 7.5 एक ऐसी चीज है जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की क्लासिक बुक्स में कहीं मेंशन नहीं है। एक 7.5 काल सर्प दोष जो आजकल बहुत चल रहा है, आंशिक काल सर्प दोष, अगर एक प्लेनेट बाहर है डिग्री वाइज उसके अंदर आ रहा है तो वो कहेंगे आंशिक काल सर्प दोष, ठीक है। लेकिन 7.5 का जो मैं बता रही हूँ, 7.5 कई बार ये होता है कि चंद्रमा से द्वादश भाव में जैसे ही शनि आएंगे तो 7.5 स्टार्ट हो जाएगी और चंद्रमा के द्वितीय भाव तक रहते रहते 7.5 चलेगी। लेकिन ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसकी कैलकुलेशन है। एक भाव 30 डिग्री का होता है, 3 भाव में गोचर करने पे 7.5 चलती है, तो 40 30 30 30 करके 90 होते हैं। और ये अपन लोग कभी भी नहीं समझते, एक एस्ट्रोलॉजर ही समझ पाता है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर मेष में, ये अभी जैसे कुंभ में शनि आए हैं मीन राशि वाले की, तो हो सकता है कि जब उसकी हम चंद्रमा से कैलकुलेट करते हैं और हो सकता है उसकी मेष में मेष तक आते आते वृषभ तक आते आते भी चल जाए। ये अपन सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं इससे, जो एक मेरा प्रिय सब्जेक्ट है। मेरे को ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी लगती है कि कैसे हम 45 आगे और 45 पीछे करके शनि की 7.5 निकालते हैं। एक कैलकुलेशन है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मूर्ति निर्णय होता है। मूर्ति निर्णय जैसे ही कोई प्लैनेट राशि चेंज करता है, आप लोग ये देखेंगे, सब आजकल तो यूट्यूब है, सारा भर जाते हैं कि ये चेंज कर रहे, यही मूर्ति निर्णय है जिससे सारी प्रिडिक्शन जो ये जब भी कोई प्लैनेट चेंज करेगा राशि, आपके चंद्रमा से उस दिन का चंद्रमा वहां तक काउंट करिए और उस समय उस प्लैनेट को भूल जाइए कि जो राशि परिवर्तन करना है। सिर्फ आपके दिमाग में 2 चंद्रमा रहने चाहिए, गोचर का चंद्रमा और आपका जन्म का चंद्रमा, और उसको कैलकुलेट करके आप ये लगा सकते हैं
कि ये जो ट्रांजिट हो रहा है इस प्लेनेट का, ये हमारे लिए कैसा रहेगा। लेकिन हमेशा प्लैनेट का कारकत्व और भाव को कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई भी प्लैनेट अपने कारकत्व से अलग नहीं जाता है, जो उसका नेचर है उसको कभी नहीं छोड़ते कोई भी प्लैनेट। तो इस तरह से मूर्ति निर्णय, शनि की 7.5, ये सब अपन इस कोर्स में कवर करेंगे। यही अपना कोर्स है। इस तरह से ये जो मैंने बताया ऐसे करते हुए ट्रांजिट को दशा से कनेक्ट करते हुए प्रिडिक्शन करेंगे। पहले दशा देखते हैं, सबसे पहले योग देखते हैं कुंडली में, उसके बाद दशा देखते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि ट्रांजिट फेवरेबल आ गया है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये इवेंट हो जाएगा। इसके बाद में कई गोचर होते हैं, कुछ स्पेशल गोचर होते हैं। एक हमारे गोचर का सब्जेक्ट है डबल ट्रांजिट। डबल ट्रांजिट में जो स्लो मूविंग प्लैनेट है वो अपने देखिए, अगर चंद्रमा ट्रांजिट करेगा, चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर देता है, कितना चेंज लाएगा अपने। लेकिन जो बृहस्पति देव, शनि देव और राहु केतु, इनके लिए अभी आप देखिए जब मैं कुंडलियां बहुत आती है मेरे पास, तो मैं जब कुंडली देखती हूँ, राहु पे केतु, केतु पे राहु का गोचर, जिस भाव में ये हो रहा है उस भाव से रिलेटेड इतने परेशानियां आ रही हैं लोगों को। क्योंकि और फिर उसमें एक ये भी होता है, एक भाव मध्य होता है, एक डिग्री के पास आना होता है। गोचर का प्लैनेट जब नेटल की डिग्री के पास आ जाता है तो ये समझिए वो उस भाव को झकझोर देता है, एकदम हिला के रख देता है, और वो भाव से रिलेटेड हमें शुभ अशुभ परिणाम मिलने लग जाते हैं। ये बात एकदम फैक्ट है। जब आपको पढ़ाऊंगी कि एक चरण का पीरियड लीजिए, ये कैलकुलेट कीजिए, एक चरण कितने 3-20 डिग्री का होता है। 3-20 डिग्री के, जब उस 3-20 डिग्री के एरिया में आपके नेटल चार्ट का प्लैनेट एंड ट्रांजिट का प्लैनेट कनेक्ट होंगे, तब आप देखिए उस भाव से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ जो अच्छा होना है या बुरा होना है, जो भी होना है। अगर शुक्र का ऐसा हो रहा है, आप मान के चलिए, आप ये लगाइए अपनी कुंडली पे कि कुछ नहीं, आप जाके मार्केट से जाके एक ड्रेस जरूर ले आएंगे, और कुछ नहीं तो अगर बड़ा कुछ नहीं लेंगे तो एक ड्रेस जरूर ले आएंगे। ये आप देखिएगा। चंद्रमा का जो हमारे नेटल चंद्रमा मून से अगर आपका अष्टम चंद्रमा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग एस्ट्रोलॉजर है और ये धर्मेंद्र जी दिख रहे हैं, जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे ये लोग बताते हैं कि मैडम आपने ऐसे बताया था और चंद्र अष्टम था, मेरी मदर गिर गई बाथरूम में और मेरे को परेशानी आ गई। और कई बार तो ऐसी परेशानी आती है आपको कुछ नहीं लगता, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन मन बुझ जाता है। बस मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं देखती हूँ फिर जिस दिन मेरा मन बहुत बुझा होता है तो मैं फिर देखती हूँ, जबकि मैं ट्रांजिट डेली ही देखती हूँ क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट है इसमें, तो मैं देखती हूँ कि आज क्या मेरी राशि से 8वां चंद्रमा चल रहा है, जिसको चंद्राष्टम बोलते हैं, तो वो फिर अपने को पता चलेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और वो अपने मन पे बिल्कुल सीधा इफेक्ट आ जाता है। सब सारी सिचुएशन एज इट इज रहती है, लेकिन अपना मन इतना परेशान हो जाता है कि लगता है कि आज तो कुछ होने वाला है, आज तो कुछ हो जाएगा, इस टाइप से लगने लगता है। ये सब ट्रांजिट का इफेक्ट है। ट्रांजिट, क्योंकि चंद्रमा अपना मन है, हम ट्रांजिट देखेंगे। अगर चंद्रमा बली है, मान लीजिए ये भी ट्रांजिट का सब्जेक्ट है कि 2 लोगों की नई जॉब लग गई है, लेकिन उनका चंद्रमा तो अलग अलग है ना। एक बहुत खुश हो रहा है कि मेरी नई जॉब लग गई है, और दूसरा ये सोच रहा है कि मेरे को अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, मेरे को अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। ये है इफेक्ट ट्रांजिट का, है ना। ये चंद्राष्टम और ये कंटक, ये शनि की 7.5 का भी यही होता है। 7.5 सिर्फ हमारे मन पे इफेक्ट करते। 7.5 न्यायाधीश है, शनि को हमने न्यायाधीश की पदवी दी है। हमने जो 30 साल में कर्म किए होते हैं उनका बस हमें फाइन चुकाना पड़ता है और कुछ नहीं है। 7.5 को इतना डरा दिया गया है
कई बार तो ऐसा होता है कुंडली 7.5 शुरू हो गई तो हम कहते हैं अभी तो हुई नहीं है आपकी 7.5, अभी आपको कैसे प्रॉब्लम आ गई? क्यों? क्योंकि हर जगह सुन के माहौल ऐसा हो जाता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बिल्कुल बैठ जाती है कि ऐसा होगा, अब तो 7.5 शुरू हो गई, अब तो ये प्रॉब्लम आएगी, अब तो शनि ये ढैया शुरू हो गई, अब तो ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि 7.5 में वो इतना राइज करते हैं। मेरे साथ में मेरे एक स्टूडेंट है, वो कहते हैं मैडम मैंने जो कुछ पाया है 7.5 में पाया। तो ये भी होता है। फिर 7.5 के ये 4 चरण होते हैं, वो पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से चरण, उनके क्या क्या नाम होते हैं ये बताऊंगी। ये सब चीजें हैं जो अपन ट्रांजिट और दशा में, दशा 5 तरह की होती है, उसको सारा बताना है। अष्टम शनि, कंटक शनि, ये सब अपने मूर्ति निर्णय मैंने बता ही दिया आपको, है ना। और ट्रांजिट के प्लैनेट कौन कौन से भाव में आते हैं तो अच्छा फल देते हैं, कौन से भाव में आते हैं तो शुभ देते हैं, कौन से अशुभ देते हैं, ये अपने ये भी फिक्स है। फिर एक शायद इस सिलेबस में नहीं है, एक वेद और वाम वेद होता है, वो भी अच्छा है कि हमें ये लगता है कि हमारा प्लैनेट तो ट्रांजिट कर रहा है, बहुत अच्छी जगह पे है, हमें शुभ फल क्यों नहीं मिल रहा है। वो है वेद वाम वेद देखते हैं हम, लत्ता दोष, ये भी सब ट्रांजिट का सब्जेक्ट है। ये सब अपन इस कोर्स में कवर करेंगे। जो जो मैंने बताया कि दशा और गोचर, इसको हम कनेक्ट करते हुए आगे चलेंगे। और मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग को ये सिलेबस सब समझ आ गया होगा। और कोई पॉइंट रह गया है क्या तजिंदर जी? तो बताइए मुझे। आई थिंक मैडम ठीक है, आपने सिलेबस पूरा कवर करवा दिया इसमें, है ना। तो अलका जी हाँ, एक छोटे सा रिक्वेस्ट था, विनती हाँ, थी, हाँ, अगर अभी का ही हम ले लें, जैसे आज का जो ट्रांजिट है उसको लेकर हम किसी 2 राशियों पे, बिकॉज अगर हम कोई हॉरोस्कोप लेंगे एट रैंडम तो यहाँ पर एक वो बायस्ड हो जाएगा कि हमने किसी एक का ले लिया और किसी का नहीं उठाया। तो हम एक नॉर्मल ट्रांजिट का चार्ट अगर पवन जी आप लगा दें, उसके ऊपर आप कोई एक आध प्रिंसिपल लेकर, जैसे मेष राशि के बारे में बता दीजिए, या कोई भी राशि जो आप लेना चाहते हैं, कुछ भी एट रैंडम राशि उठा लीजिए, उस राशि का बता दीजिए कि उस राशि पे आज के ट्रांजिट में जो चंद्रमा का ट्रांजिट है, या प्रिंसिपल अपने दशा ट्रांजिट के लगाकर कि उनका आज का जो दिन है वो कैसा रहा होगा या क्या फील किया होगा उन्होंने। तो मे बी यहाँ पर उस राशि के कोई लोग अगर यहाँ पार्टिसिपेंट्स होंगे तो वो रिक्वेस्ट है मेरी कि वो जरूर रिप्लाई करें, जो भी हमारी अलका मैडम राशि लेंगे। तो राशि भी आपके ऊपर है और आप अपने अकॉर्डिंगली उसको अगर बता पाए तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा हमारा। क्यों तेजिंदर जी? ऐसा करो सीमा जी। जी 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 पालीवाल जी। क्या यहाँ सबके बीच मत बताओ, लेकिन अपना कोई जो इस ग्रुप में हो और कोई आ रही हो। अब भाई अंका जी ने तो बता दिया और वो किसी की भी राशि ना निकली तो हाँ, या तो कॉमन एक बता दीजिए मेजॉरिटी के अंदर की कौन सी राशि को ले लिया जाए। देखो कर्क राशि पे अष्टम ढैया लगी हुई है, अष्टम शनि की, और वृश्चिक राशि पे आपका उसकी लगी हुई है। किसकी है पालीवाल जी? वृश्चिक राशि की मैं अपनी ढैया लग रही है, वृश्चिक शनि की है ना। ढैया तो है, कर्क पे तो अष्टम है और वृश्चिक पे है चतुर्थी है। तो या तो ढैया को लेकर हम बता दें, कोई किसी एक हॉरोस्कोप को रैंडम उठा लें, या आज का ट्रांजिट लेकर किसी राशि पे बता दें। तो राशि आप लोग बता दीजिए, कोई एक राशि ले लें। मैडम तुला पे ले लो, तुला राशि ले लो मैडम। कुंभ की ले सकते हैं क्या सर? क्योंकि कुंभ में शनि का गोचर अभी चल रहा है तो अभी का ट्रांजिट। हाँ ये कर लेते हैं कुंभ अभी का ट्रांजिट ले लो। दिस इज परफेक्ट सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि कुंभ में गोचर चल रहा है, तो ये आप अलका जी इसी को ले लीजिए। चलिए इसमें मैं क्या बताऊं, बताइए आप क्या। आप कुंभ राशि को ही ले लो, जैसे कुंभ राशि पे गोचर है तो कुंभ राशि को ले लो आप, और इसके अलावा कोई एक और राशि उठा लेना। तो आज का बताना कि उनका आज का जो दिन है वो किस तरीके से उन्होंने पूरा दिन रहा होगा, और जैसे हमने मूर्ति निर्णय का भी कॉन्सेप्ट देखा, तो कोई एक प्रिंसिपल उठा लो।
मेरे ख्याल से आज के लिए तो चंद्रमा के हिसाब से सप्तम भाव में है ना नेटन का मून, वो सॉरी गोचर का ट्रांजिट मून का ट्रांजिट जो है मून का सप्तम भाव पर होगा ना इसमें आज शायद। अंका जी, इफ यू डोंट माइंड, हाँ जी, कंग में या परसों में इनका अष्टम पे चला जाएगा। किसका कुंभ का? नहीं, ये वृश्चिक में चंद्रमा का। हाँ, चंद्रमा का क्या कहना चाह रहे हैं आप? कल या परसों में चंद्राष्टम हो जाएगा ना। चंद्राष्टम अभी वृश्चिक में चल रहा है। आप मुझे आज जो है राशि से लगा रहे हैं? आज टॉरस में है जैसे। हाँ ना, तो चंद्रमा से 8वें भाव में कल या परसों में इसमें चंद्रमा आ जाएगा। मैं गोचर के चंद्रमा की बात कर रहा हूँ, एक दिन का भविष्य। सर अभी चार्ट दिख रहा है क्या? वो अभी ट्रांजिट का लगाया दिख रहा है क्या अभी? चार्ट हाँ जी दिख रहा है पवन जी। पालीवाल सर, कुंभ राशि से यदि चंद्रमा देखेंगे आज एक 7, 8, 9, 10वें भाव में चल रहा है। दशम भाव में जा रहा है। समझ नहीं आ रही पालीवाल जी की बात, क्यों किस राशि से आप बता रहे हो मुझे? चंद्रमा कुंभ राशि से मैडम। कुंभ राशि नहीं, कुंभ राशि से ये वृश्चिक राशि के पर्सन की चार्ट है ये। ठीक है ना। हाँ, वृश्चिक राशि से। हाँ, आज का जो चंद्रमा है मेरे ख्याल से टॉरस में है। नहीं, ये आज का ही तो ट्रांजिट लगा ही है है सर, ट्रांजिट ये आज का ट्रांजिट है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है आप टॉरस में कहाँ और जा रहे कल जाएगा धनु में। ये टाइम दिखा रहा है और ये डेट दिखा रहा है। ये आज का ट्रांजिट है सर। ये आज का ट्रांजिट है। हाँ, तभी तो मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं अभी जो देख रहा था उसमें कैसे मुझे चंद्रमा, अच्छा ठीक है। ये आज का ट्रांजिट है पालीवाल जी। तो अलका जी फिर आप कुंभ राशि के ऊपर ही बता दो। चंद्रमा के ऊपर चंद्रमा है। अलका मैम, आप जो बताना चाहे प्लीज आप बता दीजिए। हाँ, देखिए मैं ये बताती हूँ कि ये इस समय आज वृश्चिक राशि पे चंद्रमा चल रहा है ना। तो अगर अपन कुंभ से देखेंगे तो कुंभ से 12, ये आप लोग अगर ऐसे ना चल के 12, 11, 10वें भाव में चंद्रमा है आज का ट्रांजिट बता रही हूँ, है ना। और इसको रोटेट कर दीजिए ना कुंडली पवन जी। एक मिनट। कुंभ राशि को आप लग्न बना दीजिए तो सबको मेरे को समझाने में आसानी रहेगी। ये आपने इधर से नीचे से करिए, नीचे आता है। एक मिनट। हाँ, नीचे ऑप्शन आएगा रोटेट का। मेरे स्क्रीन पे नीचे में ना वो आ गया है ना, ऊपर ही आया था सर आपको। नहीं, नीचे है रोटेट का। थोड़ा और नीचे करो मेरे ख्याल से। रोटेट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा। आता है रोटेट का ऑप्शन। ये खुंगड़ा वाला है, इसमें है नीचे शायद। और ऊपर और करिए, नीचे आएगा रोटेट। ये पूरा नीचे हो गया मैडम। ये पूरा नीचे है मैम, देखो लाइन पूरी नीचे। ये कहीं आता तो था ये। आपने अभी ऊपर करा था ना सर पवन सर, ऊपर ही दिख रहा था मेरे को शायद रोटेशन का। सर यहाँ पे नीचे शायद अदर दशा करके, ये लास्ट में देखो अदर दशा, इसमें नहीं अदर दशा में नहीं आएगा। चलिए रहने दीजिए, मैं वृश्चिक राशि से बता देती हूँ। छोड़िए, आप कुंभ को रहने दीजिए, वृश्चिक राशि से बता देती हूँ, है ना। तो वृश्चिक राशि में देखिए चंद्रमा है। चंद्रमा आज ज्येष्ठा नक्षत्र में है ना। सबसे पहले अपन देखेंगे कि चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा क्या होते हैं, नीच के भी होते हैं, है ना। और इसके 4th हाउस में शनि चल रहा है। वृश्चिक और कर्क पे अभी ढैया चल रही है। वैसे भी जब भी चंद्रमा जब अपने शनि, और इस समय कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध तीनों प्लैनेट है। तो ये अपन देखेंगे कि आज जिनकी वृश्चिक राशि है उनका दिन कैसा जाएगा। मन से वो खिले रहेंगे, है ना, क्योंकि वैसे ही इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी कि उनका 4th भाव में शनि चल रहा है, ढैया चल रही है, ठीक है। इसके अलावा 12th में उनका इस समय ये आ गया केतु आज, है ना। आज ही मैंने ये कुंडली देखी थी, जब सुबह की लग्न देखी थी मैंने, प्रश्न कुंडली बनाई थी, उनका 6th हाउस में
केतु आ रहा था। 15 दिन से वो बीमार हैं, लेकिन उनकी बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही थी। तो मैंने यही कहा कि जिस दिन बीमारी, आज रात को अभी मेरे पास फोन आया, वो कह रहे हैं कि हमें लंग्स में पानी भर गया। तो ये बीमारी, क्योंकि केतु का काम क्या होता है कि वो बीमारी ही, केतु खुफिया है, वो पता नहीं चलने देता कि क्या है। क्योंकि सीआईडी, केतु को किससे अपन करते हैं? डॉग से, और डॉग सीआईडी में डॉग ही होते हैं ना। तो इस टाइप से अपन करेंगे। अब वृश्चिक का चंद्रमा है, शनि, सूर्य भी रात को राशि परिवर्तन कर लेंगे तो उनके 5th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य और शनि साथ में चल रहे हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र का। अगर अनुराधा नक्षत्र में आ जाता है तो यही चंद्रमा अच्छा फल देने लगता है, लेकिन ज्येष्ठा में, क्योंकि बुध और चंद्रमा की शत्रुता है। मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा है। जब भी चंद्रमा कन्या राशि में आता है, मेरी कन्या राशि है, मैं इतनी मन से परेशान हो जाती हूँ। ये अपने गुरुजी से भी मैंने ये बात डिस्कस की थी। लेकिन बुक्स में जो शुभ भाव है उसमें जन्म नक्षत्र, मतलब अपने जिस भाव में जो चंद्र राशि है उसमें चंद्रमा आता है तो वो शुभ भाव में काउंट होता है। लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों परेशान हो जाता है, और ये मैं हमेशा नोट करती हूँ। क्यों? इस कारण, क्योंकि हो सकता है चंद्रमा बुध की राशि में अपने आप को कंफर्टेबल फील ना करते, बस यही रीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये देखेंगे अपन कि वृश्चिक राशि वाले अगर ज्येष्ठा में है तो हो सकता है बुध का नक्षत्र ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। अनुराधा में है निकल के तो वो थोड़ी कम रहेगी, ये अपन देखेंगे। केतु इनके 12th हाउस में आ जाएंगे। वीनस एंड राहु साथ चल रहे हैं। अब ये देखिए, राहु केतु के नक्षत्र में आ गए हैं। राहु इस समय अश्विनी नक्षत्र में है। मैं अपने बच्चों की कुंडली नहीं देखती, लेकिन मैं ये ट्रांजिट जरूर लगाती रहती। 3 दिन पहले जैसे ही ट्रांजिट हुआ, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई है बच्चे पे कि वो, क्योंकि उसका अश्विनी नक्षत्र है, मेष राशि है, और वीनस और राहु जब भी कनेक्ट होते हैं तो कुछ ना कुछ, अगर इनके जैसे तुला लग्न वाले हैं, उनकी 7th में है, जैसे अभी धर्मेंद्र जी ने बोला, कुछ ना कुछ स्पाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। या ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वीनस और राहु अपने करेक्टर पे भी प्रॉब्लम ला देते हैं। ये मैंने बहुत जगह नोट किया। अगर दशा भी वही आ जाए और ट्रांजिट भी वही आ जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। वृश्चिक राशि वाले अगर कोई है तो बता सकते हैं कि आज उनका दिन मन खिन्न रहा होगा, जबकि चंद्रमा पहले भाव में अच्छा रिजल्ट देता है। जब मैं आपको शुभ भाव पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी। लेकिन अभी जो ढैया चल रही है, जो सूर्य का, जो शनि का इफेक्ट आएगा, जो बुध का इफेक्ट आएगा, बुध और शनि और सूर्य तीनों साथ मिल गए, है ना। जुपिटर है वो 5th हाउस में आ रहे हैं, स्वराशि के आ रहे हैं। ये जो इस समय में कई कुंडलियां देखती हूँ जो ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जैसे जुपिटर ट्रांजिट होंगे 22 अप्रैल को मेष राशि में, वो फिर ठीक उनके दिन थोड़े से ठीक होने लगेंगे। जैसे अभी शनि अस्त थे, शनि उदित हो गए तो बहुत अंतर आया, अस्त होते हैं तो बहुत अंतर आता है। ये प्लैनेट अपनी लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। जैसे मंगल अभी वृषभ में चल रहे थे, अब मिथुन में आ गए, वो अपने पे इफेक्ट आएगा। यही मूर्ति निर्णय होता है कि जिस दिन अपन राशि परिवर्तन होता है उस समय अपने को देखना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट, मतलब अपना जन्म का चंद्रमा और उस दिन का चंद्रमा, उससे हम मूर्ति निर्णय लगाते हैं। और एक होता है सप्तशलाका, जिसमें हमें नक्षत्र देखते हैं, जो आप लोग को मैं पढ़ाऊंगी, जन्म, संपत, विपत, ये करके जो अपन दशा में भी लगाते हैं और सप्तशलाका में भी यूज करते हैं अपन ये। अब वीनस एंड राहु, इसके अलावा अपन ये देखेंगे कि कोई भी काम बृहस्पति की आज्ञा, बृहस्पति के आशीर्वाद और शनि की आज्ञा के बिना नहीं होता है। तो डबल ट्रांजिट होता है, जो मैं आप लोग को सिखाऊंगी कि गुरु और शनि उस हाउस को एक्टिव करेंगे जो हाउस से रिलेटेड आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी की शादी से रिलेटेड प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो 7th हाउस एक्टिव होना चाहिए, तभी गुरु और शनि दोनों
आपकी, जो मैं एक वर्ड यूज करूंगी, पीएससी, कहीं ना कहीं से कनेक्ट होंगे। आप लोग को बताऊंगी पीएससी क्या होता है। तो गुरु और शनि, लेकिन हर इवेंट में लग्न लग्नेश जरूर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य हम खुद करे बिना नहीं कर सकते। शादी किसी की होनी है, वो बंदे को एक्टिव होना पड़ेगा। जॉब चेंज होना है, उस बंदे को एक्टिव होना पड़ेगा। जो भी कुछ काम होना है तो उसको जरूर लग्न लग्नेश को हम जरूर देते हैं, क्योंकि लग्न हम खुद हैं। जब हम शामिल नहीं होंगे तो हमारा कोई भी इवेंट नहीं आ पाएगा। ये कई तरह के ट्रांजिट होते हैं। एक डबल ट्रांजिट होता है। डबल ट्रांजिट तो इतना अच्छा लगता है कि अगर डबल ट्रांजिट लग गया, मान लीजिए आपके पास कोई आया है कि शादी होगी, कब होगी, और आपने उसको देखा कि इसका 7th हाउस एक्टिव हो रहा है डबल ट्रांजिट से, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, शनि की आज्ञा मिल रही है, आप बता सकते हैं। उसके बाद आप दशा देख लेंगे, दशा नहीं, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वो भी फेवरेबल आ गई, आप उसको बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजर का क्या काम होता है, आपने ये देख लिया, अगर आपके पास आज का पेरेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है करियर और शादी। आपने अगर कोई आया है, मान लीजिए उसके दशा फेवरेबल नहीं है, ट्रांजिट फेवरेबल नहीं है, शादी नहीं होगी, वो बेकार में मेहनत करता रहेगा। जैसे ही आप उसकी कुंडली देखेंगे कि हाँ अब दशा फेवरेबल आ गई, ट्रांजिट आ गया, आप उसको बोल सकते हैं कि 28 अप्रैल के बाद आप ढूंढना, अपने एफर्ट्स बढ़ा दीजिए। एफर्ट्स बढ़ा देंगे, इवेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उसको एक आप पीरियड दे सकते हैं, जो बृहस्पति देव का ट्रांजिट होता है 12 महीने का, वो पीरियड आप दे सकते हैं कि 1 साल में, लेकिन उसको भी शॉर्ट करते हैं तो फिर हम मंगल को देखते हैं, तो हम 45 डेज निकाल देते हैं, क्योंकि हर प्लैनेट का ट्रांजिट का समय एक राशि में निश्चित है। कि सूर्य जैसे हर महीने सूर्य संक्रांत होती है, सूर्य 1 डिग्री डेली चलते हैं, 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसी मंगल, ऐसी चंद्रमा, ऐसी शनि, शनि जैसे 2.5 साल चलेंगे, क्योंकि शनि बहुत स्लो चलने वाले हैं। शनि इनकी डिग्री फिक्स होती है, किस एंगल पे आके ये अस्त होते हैं, सूर्य से कितनी दूरी पे अस्त होते हैं, जब प्लैनेट अस्त हो जाता है तो क्या होता है, ये सब दशा के और गोचर के पॉइंट है। इस तरह से हम हर रोज की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कैसे करना है, कि आज अगर ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो उस राशि वालों के साथ क्या क्या इवेंट हुए होंगे। ज्यादातर हम जो जैसे चंद्रमा है, इनको नहीं प्रिडिक्शन में लेते हैं। वो ये है कि कोई शॉर्ट इवेंट अपने को करना है प्रिडिक्ट, तो लेते हैं। ज्यादा जो हमारी लाइफ में इफेक्ट डालते हैं वो है शनि, गुरु, राहु, केतु, क्योंकि राहु और केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं। शनि देव 2.5 साल और बृहस्पति देव 12 महीने। जो आपको एक्सप्लेन करूंगी वो मैं श्रोत्रीय दशा, योगनी दशा के बारे में, सिर्फ योगनी दशा निकालना बताऊंगी। योगनी दशा जो होती है, कभी आप देख रहे हैं कि इसका ट्रांजिट भी, योगनी दशा के लिए आप कह सकते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, ये आप यूज कर सकते हैं। कभी ये होता है कि आपको ये नहीं समझ आता कि ये बंदे का समय तो बहुत अच्छा चल रहा है और फिर क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। ट्रांजिट भी अच्छा चल रहा है और दशा भी अच्छी चल रही है, उसके बाद में इसको क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तब आप उसको योगनी दशा देख के बता सकते हैं कि योगनी दशा भी होती हैं, वो जो इफेक्ट डालती हैं अपनी लाइफ पे। आपको यकीन नहीं होगा, कई एस्ट्रोलॉजर योगनी दशा पे ही, मेरी एक फ्रेंड है वो योगनी दशा देखे बिना प्रिडिक्शन ही नहीं करती है, यहाँ तक है उसका। तो ये अष्टोत्तरीय दशा है, कई लोग साउथ में अष्टोत्तरीय दशा से प्रिडिक्शन होती है ना। तो ये आप लोग के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी और सब जो आप वो पूछ रहे हैं पीडीएफ, लेकिन जब मैं पढ़ाई आई क्लास में पढ़ने आई, मैं वहां पे इतनी यूज होती थी हिंदी, मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं वारों के नाम तक रविवार सोमवार ये लेने लगी, क्योंकि हमारे गुरुजी संस्कृत के विद्वान हैं और वो बिल्कुल हिंदी में ही पढ़ाते हैं। तो ये अब
आपको पवन जी बताएंगे कि इंग्लिश में मिल जाएंगे पीडीएफ, ये तो मैं तो हाँ हिंदी जी, में हाँ जी अलका जी, इंग्लिश में ही पीडीएफ मिलेंगे, जो भी नोट्स इंग्लिश मिलेंगे में। आपको इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है। बाकी तेजिंदर जी अनाउंस करेंगे। थैंक यू सो मच अलका जी और अपना कीमती समय देने के लिए। मेरा यही कहना है कि आप लोग आइए, मैं आप लोग को बिल्कुल भी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी कि पढ़ाई की तरह पढ़ाना है। मैं कोई बुक नहीं रखती पास में, जो मेरी नॉलेज है, और मैंने जो शुरू से ही कहा कि मेरा हस्त नक्षत्र है, और मेरा एक मुझे जुनून है कि मैं, और मेरा ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे समाज में इतनी भ्रांतियां फैल गई हैं, इतना डरा डरा के जो सब हो रहा है, उनसे आप लोग निकलिए। हम लोग अगर उसमें कुछ थोड़ा सा अपना योगदान दे पाएंगे तो ये हमारे समाज के लिए हमारा समर्पण होगा। कि अगर हम 0.1% भी, आज का यूथ जो इतना इतना भटक गया है, इतनी कुंडलियां आती हैं कि रूह कांप जाती है कि क्या हो रहा है। हमें पता ही नहीं था कि हमारे देश में भी ऐसा होता है। उस समय ये लगता है कि कैसे अगर हम 10 लोगों को सुबह से शाम तक एक हनुमान चालीसा के लिए भी बोल सकें, और अगर उसमें से एक बंदे ने भी पढ़ लिया, तो शायद 0.1% भी हम अपने समाज को बदल पाएंगे। सिर्फ मेरा यही एक एम है कि बस मैं अपना समय देके, और मैं इस जो भटक गए हैं लोग, उनको थोड़ा सा, कुछ नहीं कर सकती है मुझे भी मालूम है, लेकिन 0.1% भी अगर मैं कर पाऊंगी तो शायद मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया, जो ये मुझे मिला था। मेरे बच्चे कहते हैं, मम्मी आप कितनी मेहनत करते हो? कहती हूँ, मेरी मदर जब मैं छोटी थी तो बोलती थी, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी मिट मिल जाना है। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो उससे जितनी हम मेहनत ले लें उतनी कर लें। मैं अपने बच्चों को भी वही बोलती हूँ कि जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। और आप लोग आइए, स्वागत है आप सबका। कोशिश करूंगी कि आप लोग को अच्छे से बता पाऊं, जो मेरे पास ज्ञान है उसको पढ़। अलका जी आपके यहाँ पे फैंस भी बहुत सारे बैठे हैं, तो उनमें से किसी एक को, स्टूडेंट को, आप अलका जी के बारे में अगर कोई धर्मेंद्र जी आप अपने व्यूज देना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले मैं जरा ग्रुप में अनाउंस कर दूं, कोर्स के बारे में अनाउंस कर दूं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम ले लेते हैं। तो थैंक यू सो मच अलका मैम, आपने बहुत बढ़िया डेमो दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ेंगे हमारे साथ और ये कोर्स को सफल बनाएंगे। और अब मैं इस कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। ये कोर्स जो है हम 23 तारीख से लॉन्च करेंगे। 23 तारीख को इसकी फर्स्ट क्लास होगी, 23 मार्च को शाम को 7:30 से लेकर 9 बजे तक की इसकी टाइमिंग है, रखी गई है। तो शाम का टाइम होगा तो आप थोड़ा सा फ्री रखिएगा शाम को 7:30 बजे। और इस कोर्स की जो फीस है वो है 3003 रुपये, जो एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा है इसका, इस कोर्स का 3003 रुपये होगा। और जो सिलेबस है और जो डिटेल्स हैं, बाकी सब डिटेल्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये भी आपको ग्रुप में, एस्ट्रो ज्योति के ग्रुप में मिल जाएंगी। अभी थोड़ी देर में मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। तो जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन करते रहेंगे, आपको वहाँ ज्वाइन करने के बाद, पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट है वहाँ पे उसी ग्रुप में ही सेंड करनी है। मुझे पर्सनली आप मुझे मत भेजिएगा, सिर्फ उस ग्रुप में ही भेजिएगा उसकी रिसिप्ट को। तो जैसे रिसिप्ट आ जाएगी, अपने नाम देना है और अपना जीमेल आईडी देना है। ये 2 चीजें आपने प्रोवाइड करनी है, और एक फोन नंबर, अपना नेम, फोन नंबर एंड जीमेल आईडी, ये 3 चीजें आपने प्रोवाइड करानी है अलॉन्ग विद द रिसिप्ट। उसके बाद आपको जो है पेड ग्रुप में, जो है आपका ये सदस्य एंड गोचर का ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर आपको ऐड कर देंगे। तो अब इसके लिए आपको भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अलका जी क्या? शुभानी जी भी हैंड रेस कर रही हैं। तेजिंदर जी वो भी देख लीजिएगा। जय गणपति की मैम। जय गणपति की। वानी जी अगर इफ यू डोंट माइंड ऑन कर दीजिएगा कैमरा अपना। कैमरा ऑन कर लीजिए। सर बिल्कुल मत। तो अलका जी के लिए तो हम लोगों के पास शब्द इतने हैं कि कम ही पड़ जाता है। मतलब अलका जी का पढ़ाने का तरीका, और अलका जी तो हमारे संकट मोचन है। जब भी हम लोग प्रॉब्लम में आते हैं तो सीधा अलका जी के पास ही, अलका मैम के पास ही जाते हैं, मैम ये देख लो क्या ही करना है करके। और आप लोगों को भी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अलका मैम का वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है। मतलब आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, आपको लगेगा कि एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय करते करते आप इवेंट को मतलब जस्टिफाई कर पाओगे किसी की भी कुंडली में कि हाँ ये इवेंट होने वाला है। और इसका सारा क्रेडिट अलका मैम को ही जाता है कि आज हम लोग जो थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर पाते हैं। क्या धर्मेंद्र जी? थैंक यू सो मच शुभानी जी, थैंक यू। जय गणपति मैडम। अलका मैडम ने जिस हिसाब से हम लोगों को पढ़ाया है,
तो वो तो एक गोचर, दशा और नक्षत्र, संपत, विपत हमारे रग रग में बसा हुआ है। और मैंने कई कुंडलियों पर लगाया, मैडम से बात भी करी, और अभी अभी मैडम ने आशीर्वाद भी दिया कि धर्मेंद्र तुम्हें ग्वालियर में पढ़ा रहा है। तो उन्होंने बोला कि 5 तारीख को आपको अष्टकर की क्लास लेनी है। मैंने कहा मैडम मेरा अभी नहीं होगा। बोले क्यों? मैंने कहा वो 18 तारीख के बाद होगा, मेरा गोचर और दशा ऐसी कह रही है। और वही हुआ, मेरा 20 तारीख को मेरी क्लास मैंने पहली बार पे करी। मैडम का आशीर्वाद जैसे उन्होंने पढ़ाया, हम लोग इससे अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब एक नॉर्मल लगता ही नहीं है कि मैडम पढ़ाती है। और फिर ये हमारे ग्वालियर चैप्टर की माँ के रूप में जानी जाती हैं। मैं आपको इनका नया नाम बता दूं। ठीक है, तो हम सारी बातें इनसे डिस्कस करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बहुत सरल तरीके से ये हमें बताते हैं। और हर चीज का एक बिल्कुल सिस्टम, जैसे योगनी दशा तो उन्होंने इतनी लगवाई है मेरे से, और मैंने कई बार लगाई है। मैडम आज मैंने ये योगनी दशा लगाई और उसके साथ विषोंतरी के साथ ये फल आया। देखो मैडम मैंने ये लगा रहा हूँ, अब देखो मेरे घर पे मकान का काम चालू हो गया। मैडम की जस तो काफी कुछ बाकी फिर सानिध्य मिला मैडम के साथ जुड़ने का, तो मैं मैडम का स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी। नरीन जी आप कुछ बोल रहे थे। तेजिंदर जी आप एक मिनट प्लीज देख लीजिएगा। हाँ सर, कितने मतलब हफ्ते में कितने दिन रहेगी क्लास? 3 दिन क्लास रहेगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। शाम को 7:30 से लेकर 9 बजे तक की क्लास होगी। बस थोड़ा टाइमिंग का, क्योंकि ऑफिस का रहता है ना, इसलिए भागम वो देख लीजिएगा। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग तो इसकी मिलेगी। पीडीएफ नोट्स जो इंग्लिश में मिलेंगे और रिकॉर्डिंग तो लाइफलाइन ज्वाइन तो मैं कर ही रहा हूँ, बट मेरी इच्छा है कि सामने से जो मजा आता है ना उसका बिल्कुल, तो बिल्कुल, मुकाबला नहीं है। वो मैम से मैं बात की, मैम के पास टाइमिंग यही स्लॉट फ्री था, तो हमने कहा चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। नहीं मैं बेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज। मुझे लग रहा है राजेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। राजेश जी, राजेश कहाँ गए? राजेश कपूर जी। नमस्ते जी सबको। सर नमस्कार जी। हाँ नमस्कार कैमरा जी, सबको नमस्कार। बस अभी हमारी तो क्यूरियोसिटी एकदम से जबरदस्त बढ़ गई है इतना कुछ देखने के बाद, और सबकी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम तो अब कूद ही पड़े। आपने भी सर बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं, ये भी कोर्स कीजिएगा। जी कोर्स, एक्चुअली मैं अपने बारे में थोड़ा सा इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मैंने न्यूमरोलॉजी शुरू की थी सीखने आज से कुछ साल पहले, तो एक तरह की सीखी, दूसरी तरह की सीखी, तीसरी तरह की सीखी, ऐसे सीखते सीखते सारी सीखने के बाद भी मैं किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर एग्जैक्टली पहुंच नहीं पाता। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि भाई मतलब मुझे ऐसा कुछ सीखना जरूरी है कि जहाँ पे मैं एग्जैक्ट इवेंट को ट्रेस कर पाऊँ। मतलब न्यूमरोलॉजी और ये सारी चीजें डेफिनेटली बहुत अच्छी हैं, और मैं किसी भी चीज के लिए ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो कोई खराब है कोई भी, लेकिन बस एग्जैक्ट इवेंट ट्रेस नहीं कर पाता था, तो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया इसीलिए। और आपके यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जा रहा है, तो मतलब डेफिनेटली आगे जाके भी ऐसा लगता है कि भाई कुछ और निपुणता आएगी यही। और आप सभी लोग काफी मेहनत करते हैं सिखाने में और काफी दिल से सिखाते हैं, और बच्चों को सारा अच्छा समझ में आ जाए ये आपकी प्रायोरिटी है, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। और एक राजेश जी, जहाँ तक अभी अंका जी ने बता भी दिया है जी सर, कि हम लोगों का कहीं से भी मिसगाइड करने का कंसेप्ट नहीं है सर। वो तो मैंने इतने कोर्स किए हैं, अगर मैं उसकी लिस्ट गिनवाऊं तो शायद अनगिनत है, लेकिन एक क्वालिटी डिफरेंस पता चल जाता है। मतलब क्या डिफरेंस है एटीट्यूड में, क्या देना चाहते हैं आप, किस तरह से देना चाहते हैं, वो चीजों का फर्क पता चल जाता है। एक होता है मनी माइंडेड मेंटालिटी के साथ में सिखाना, और कुछ चीजें सिखाई कुछ चीजें छोड़ दी, किसको पता चल रहा है हमने क्या नहीं सिखाया। और एक होता है कि जितना लोगों को एक्सपेक्टेड हो उससे बहुत ज्यादा सिखा देना, ताकि लोगों को ये लगे कि ये तो इतना कुछ था, मतलब ऐसा, ये फर्क है भाई। आप लोग जैसा एक्सपीरियंस करके मैं राजेश जी की बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं इवेंट को देखना चाहता हूँ, तो दशा गोचर
के बिना इवेंट को नहीं देख पाता। जो मैडम ने हमें इतने अच्छे से बताया कि उसको नक्षत्र का ज्ञान हो, उसको कहाँ कौन से चरण में जा रहा है, किससे भेद कर रहा है, धोरा गोचर कहाँ इंडिकेशन कर रहा है, और डिग्री के संपर्क में कौन सा ग्रह आ रहा है उसके पास में, तो वो इवेंट होना है। और कई कुंडलियों पर लगाया और मैडम ने बहुत प्रैक्टिस कराई हम लोगों को, मेडिकल की कुंडलियां दी, शादियों की कुंडलियां दी, बच्चों की कुंडलियां दी, इवेंट हमने बहुत। 80% जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो है इवेंट। मेरी शादी कब होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरा ये क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, 80% उसी के ऊपर सारा केयर और सारे इसी चीज को लेके आते हैं। और इवेंट को इतनी 5 मिनट में या 7 मिनट में 10 मिनट में अपन नहीं निकाल सकते। उसके लिए पूरा पीएससी, जैसे मैडम ने वर्ड करा, पीएससी लगानी पड़ती है, पूरा सिस्टम समझना पड़ता है, तब भी वो लग पाती है। उसका छप्पछलाकम में भी देखना पड़ता है नक्षत्र का कोई भेद तो नहीं हो रहा, वो सारी कनेक्ट होती है, तब जाकर कोई 10-10 पॉइंट सबके उठा के तब अपन वहां तक पहुंचते हैं। धर्मेंद्र जी, ये जो आपने कहा कि 5 मिनट में नहीं हो सकता, मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था और मैंने 2 महीने और बाद रिजाइन कर दिया। और उसका रीजन ये है कि वो 5 मिनट में उसके दादे की भी और बाबे की और नाने की भी और नानी की भी और ताऊ की भी और चाचा की, वो 5-7 मिनट में उसे सब कुछ बता देना चाहिए। तो अब ऐसे में क्या होगा सिवा गप्पे मारने के? ये इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं 5-5 मिनट के, मैं तो एक ज्योतिष ग्रुप के साथ से एक आवाज उठाना चाहता हूँ कि वो चीज बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे ना ज्योतिष का स्तर ऊपर नहीं जाके नीचे गिर रहा है वो। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी बदनाम भी हो रही है उनसे। मेरा कहने का तात्पर्य वो स्तर नीचे चला जा रहा है ज्योतिष का। जो अपन सीख रहे हैं यहाँ पे आई कार्ड अपन सिखाता है, आप लोगों के सामने में हम लोग मिलजुल कर एक दूसरे से सीखते हैं, तो वो काफी जटिल प्रक्रिया से अपन सूक्ष्म तरीके से सीख के आ रहे हैं, बट जो 5-7 मिनट में देखते हैं उससे स्तर बिल्कुल गिर गया है। चलिए ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं आज का हम सेशन के। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। तो अभी मैं थोड़ी देर में ही अभी एस्ट्रोज्योति के ग्रुप में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है पोस्ट कर दूंगा मैं। तो जैसे जैसे लोग ज्वाइन करेंगे प्लीज जो रिसिप्ट है आप वहीं पे ही एस्ट्रोज्योति के ग्रुप में ही डालिएगा, मुझे पर्सनली मत भेजिएगा। और अकाउंट डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगी, पेटीएम डिटेल्स आ जाएंगी वहाँ पे जहाँ पे आपको करना है। और ठीक है, फिर ज्वाइन कीजिए। राजेश जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मेरा ड्यू रह गया था, हमारा एक डील, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो अभी वो डील मैं फाइनल कर रही हूँ, बस अभी मैं आपको आंसर उसका भेज रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन प्लान नहीं हो पा रहा था, बट जब डिस्टाइंड होता है लिखा तभी जाता है। मैं समझ सकता हूँ, एक्चुअली में बहुत सारे काम रहते हैं एंड जस्ट उसके थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे एक्चुअली राजेश जी, तो वो भी एक रीजन रहा। तो आई एम गिविंग यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और उसके बाद हम जल्दी ही 17 का प्लान कर रहे हैं एक प्रैक्टिकल क्लास का टैरो का, तो होपफुली आप लोग सब जिन्होंने सीखा है वो इसको ज्वाइन करेंगे। 17 को आने से पहले हमको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी फिर से, ताकि आपकी परीक्षा से करें। 21st करा रहे हो और 23rd करा रहे हो स्टार्ट? 23rd पालीवाल जी, थर्सडे से। ठीक है, थैंक यू सो मच अलका जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। जय गणपति मैडम। जय गणपति सबको, जय गणपति।